सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अच्छा 2021 क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअल में ये होना तो 2021 में ही था, नवंबर में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, पोस्टपोन कर दिया, तो अभी ये 2022 में हुआ। ये इसका कौन सा एडिशन था? चौथा एडिशन था। बात करेंगे कहाँ पे हुआ? पंचकूला हरियाणा में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? धाकड़। इसमें हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 सिल्वर और 46 ब्रोंज मेडल जीते, यानी कि टोटल 137 मेडल जीते हैं। और इसके साथ हरियाणा टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है जिसने 45 गोल्ड जीते, 40 सिल्वर और 40 ही ब्रोंज जीते हैं। आपको बता दूं इससे पहले वाला जो एडिशन था जो कि 2020 में हुआ था, थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण, वो महाराष्ट्र नहीं जीता था। और उससे पहले वाला दूसरा एडिशन भी महाराष्ट्र नहीं जीता था। और जो सबसे पहला वाला था 2018 में जो हुआ था, जो इसका पहला एडिशन था, वो हरियाणा ने जीता था। मतलब अभी तक 4 एडिशन हो चुके हैं, इसके 4 संस्करण हो चुके हैं और 2 बार हरियाणा ने जीत लिया और 2 बार महाराष्ट्र ने जीत लिया। और इस बार इसमें तीसरे पे रहा है कर्नाटक। अच्छा ये चौथा संस्करण हो चुका। आपको बता दूं 2022 में ही इसका 5वां संस्करण भी होगा और वो कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो भी हो गया कर्नाटक में। उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बंगलुरु की है, जिसने 20 गोल्ड जीते हैं। और यहाँ पे एक नाम और बताऊंगा आपको, शिव श्रीधर का। ये जैन यूनिवर्सिटी के स्विमर है, 11 गोल्ड जीते हैं इन्होंने। अच्छा स्विमर से एक प्रश्न आपको बताता हूं। अभी हमने पढ़ा था कोपेनहेगन में जो एक स्विमिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड किसने जीता था? साजन प्रकाश ने जीता था। और अभी एक आध दिन पहले आपका एक एग्जाम हुआ यूपीपीसीएस का, उसमें ये डिट्टो प्रश्न आ गया। अभी अगर आप में से किसी ने वो पेपर दिया हो या देखा हो तो आप मेरी बात से फुल्ली एग्रीड करेंगे। मैंने भी वो पेपर देखा, किसी स्टूडेंट ने कहा इसलिए। तो उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उसमें शायद एक आध को छोड़ करके वो सभी प्रश्न जो अपन ने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारे के सारे पूछे गए थे। और सबसे ज्यादा मजा तो उनको आएगा जो अपनी रिवीजन वाली क्लास को अटेंड करते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ में अपन जो स्टैटिक क्वेश्चन भी बताते हैं वो भी आपको उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। जैसे कि राजस्थान में आरएस का एग्जाम होता है, वैसे वहां पे वो होता है। आपके स्टेट में भी कोई सबसे बड़ा एग्जाम होता होगा, उस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये डेली करंट अफेयर्स का वीडियोस तो आप देखते ही हो, वो रिवीजन वाला आप वीडियो जरूर देखना स्टार्ट करें। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? जैसे एक प्रश्न हमने कोई भी पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक ही बार हम पढ़ेंगे। रिवीजन वाली क्लास में ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तभी तो उसको रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं। रिवीजन मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, इतना रिपीट कर लो कि वो रटी जाए। तो आप लोग देखना एक बार वो डाउनलोड करके पेपर, तो रिवीजन वाला वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा ये टक टिक 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 बढ़ो आगे। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट आपको दूं और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूं ये हमने कब पढ़ा था ये प्रश्न। लेकिन एक्चुअली में टाइम की वजह से वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। कल भी मैंने कोशिश की थी, वैसे मन में इच्छा तो है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं बना नहीं पाऊंगा। लेकिन आप खुद से एक बार डाउनलोड करके पेपर को चेक करना, आपको अच्छा फील होगा। और वो रिवीजन वाला वो वीडियो देखते हैं, उसमें कुछ कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि वो डेज वाला जो हमारा पोर्शन है, क्योंकि उसमें स्टैटिक क्वेश्चन कवर करते हैं, पुराने महीने के करंट अफेयर्स हम क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं वो डेज वाली शीट को हटा दीजिए, वो पेपर देखना, 4-5 क्वेश्चन आपको डेज के मिल जाएंगे और वो देखते ही आप राइट कर दोगे। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए अभी तो हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो अभी ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ कर्नाटक में, इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या रहा ये आप बता दो। और दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये अभी कहां पे हुए थे ये भी बता दो। अभी हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से अभी मृत्यु हो गई है, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा भोगेश्वर। तो ये एशिया में सबसे लंबे दांत वाला हाथी था, इसका नाम था भोगेश्वर, जिसकी अभी 60 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। और इस जंगली हाथी को यानी कि भोगेश्वर को
मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अभी मृत पाया गया। इसके जो दांत थे ना वो कितने लंबे थे, 2.54 मीटर और 2.34 मीटर, इतने लंबे इसके दांत थे। चलो मुझे आप लोग बताओ, अभी हमने पढ़ा भी था, जानवरों के लिए भारत का पहला भी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया। क्या नाम है उस वैक्सीन का? इनोकोवैक्स। क्या नाम है? इनोकोवैक्स। और अभी पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू हुई? असम के डिब्रूगढ़ में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा इक्वेडोर। और अभी वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड भी जारी किया था। अच्छा, अभी कर्नाटक ने कहां पर अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ अभी देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुला जाएगा? मेरठ में। उसके अलावा आपको याद होगा सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई, तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की ना प्रश्न में कि हाथी की मृत्यु हो गई है, सबसे लंबे दांत वाली हाथी थी ये एशिया की, इसी तरह से आपको याद होगा उड़ीसा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में देश की इकलौती जो बनमानुष थी उसकी भी मृत्यु हो गई थी और उसका नाम क्या था? बिन्नी था। अच्छा, बिन्नी से आपको कुछ याद आएगा, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम था बन्नी, जिसका बछड़ा अभी गुजरात में पैदा हुआ था। और भारत का अभी सबसे पुराना भालू था, उसका अभी जो मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे निधन हो गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम गुलाबो था। अच्छा बताओ, भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। और पशुओं से 2-3 डे आप याद रखना, जैसे कि तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, पशुओं से रिलेटेड एक डे आपका उस एग्जाम में पूछा गया था, वो था विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे। ये हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और जब भी ये प्रश्न मैंने आपको रिवीजन वाली क्लास में बताया है, इसके साथ एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस, वो कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। तो देखो, इस प्रश्न से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन सकते थे आपके करंट अफेयर्स में, वो सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आपको याद भी होंगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। वीडियो बनाने में आप यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना और ये सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे चैनल आप लोग देखना जो उनके वीडियो से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो तो वो बता देते हैं, लेकिन जो प्रश्न नहीं आते वो नहीं बताते हैं, वो तो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं चलता। लेकिन मेरी ये कोशिश थी, मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 प्रश्न नहीं भी आए, मैं आपको वो भी बताता कि देखो प्रश्न तो ये भी आए थे, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम के कारण नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो बहुत टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। हर साल 14 जून को हम ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। और 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है कार्ल लैनस्टीनर का। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे ये। और इस बार की थीम क्या है? रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे जून में जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट डेज मनाए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है। और 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे होता है। और अभी ये 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया। तो ये डेज आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आंसर होगा कनाडा। आपको बता दूं, आपने अगर कभी सिगरेट का पैकेट देखा हो तो उस पैकेट में आपने देखा होगा उसके ऊपर एक फोटो लगी होती है और उसमें एक वार्निंग मैसेज भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इसकी जो शुरुआत है
मतलब फोटो लगाना और वार्निंग मैसेज लिखने की जो शुरुआत है ये 2 दशक पहले कनाडा ने की थी। और अब स्मोकिंग के मामले में कनाडा ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। क्या उठाया बड़ा कदम भैया? अब वहां पे पैकेट पर ही नहीं बल्कि हर सिगरेट पर भी स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी ताकि युवा इससे दूर रह सके। अच्छा, लिखा हुआ क्या रहेगा सिगरेट पे? हर कश में जहर, इंग्लिश में बोलोगे तो पॉइजन इन एवरी पफ। अच्छा, मुझे आप बताओ नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। और नो टोबैको डे तो आप जानते ही हो, अभी 31 मई को हमने मनाया था। चलो मुझे आप बताओ, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया? तो आंसर होगा झारखंड को। अभी वैसे WHO ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। अच्छा, सिगरेट से एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। खैर टाइम तो इसको काफी हो गया। देखो प्रश्न सुनो आप तो, कि एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा थाईलैंड बना था। मतलब उसमें रंगीन ब्रांडिंग वगैरह फोटो वगैरह नहीं होंगे, सादा सिंपल सा होगा। तो एशिया का तो पहला बना था ऐसा करने वाला थाईलैंड, लेकिन दुनिया का पहला बना था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कनाडा से आपको एक प्रश्न और याद आएगा, हमने पढ़ा था। एक तो ये प्रश्न हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा, DNA बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था भारत। और इसी तरह हमने पढ़ा था प्लांट बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा कनाडा। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारती एयरटेल लिमिटेड। तो अभी भारती एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स लॉन्च कर दिया है। तो एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स ये 20 स्क्रीन का मंच होगा। तो इस पर जो प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म है उन पर जो ऑनलाइन सामग्री है उसको भी यहाँ पर देखा जा सकेगा। और OTT प्लेटफॉर्म मतलब समझते हो ना आप, जैसे कि जहाँ पे आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, जैसे कि अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हो गए उनको OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा राज्य है जो अभी खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, या आप यूं कह सकते हो पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च करेगा केरल। अच्छा, भारती एयरटेल से आपको याद आएगा, इसने अभी अपने MD CEO को फिर से रीअपॉइंट किया है। उनका नाम क्या है? गोपाल विट्ठल है। चलो मुझे बताओ, अभी भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया था किस कंपनी ने? Kia.ai ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना, तो US का JP मॉर्गन बैंक। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर ही लिया है, आप जानते हो। अच्छा, मुझे तो ये बता दो, मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली IPL टीम कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में जियो भी है, रिलायंस जियो। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आप ध्यान रख लो कि लद्दाख के पैगोंग झील में 4G सेवा देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा रिलायंस जियो। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? जब इसकी बात चली थी तब भी हमने पढ़ा था, लेकिन अभी केंद्र ने मंजूरी दे दी है। तो एक बार फिर से मैं प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो हो जाएगा अग्निपथ, आपको सबको पता है। और अभी केंद्र ने भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। तो आपको पता है इस योजना के तहत जो भी युवाओं का इसमें चयन होगा, जो भी सेलेक्ट होंगे भारतीय सेना में, उनको किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर। अग्निवीर के रूप में उनको जाना जाएगा। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 4 साल के बाद सेवा से मुक्त भी कर दिया जाएगा। ये फैक्ट आपको जरूर पता होगा, हमने पढ़ा भी था। तो एक बार फिर से जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने कहा ये जो योजना है तीनों सेनाओं पर लागू होगी, यानी कि आपकी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं में बच्चों को लिया जाएगा। और याद रखना, ऑफिसर रैंक पे नहीं, ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर भर्तियां होंगी। और उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी देख लो, 7.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक अगर आपकी आयु है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकोगे। 4 साल के लिए है, लेकिन ध्यान रखना 4 साल में भी आप देखोगे तो 6 महीने तो आपकी ट्रेनिंग में चले जाएंगे, बाकी 3.5 साल आप यहाँ पे काम करोगे, उसके बाद रिटायर्ड हो जाओगे। पर सरकार ने यह भी कहा है कि सभी रिटायर्ड नहीं होंगे, हर बैच में 25% सैनिकों को सेना में रहकर देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। अब वो 25% किस हिसाब से रखते हैं, क्या कैटेगरी है, वो तो फिर बाद में पता चलेगा।
और अगर आप रिटायर्ड हो जाते हो तो रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष पैकेज आपको दिया जाएगा जिसे सेवानिधि पैकेज के नाम दिया गया है। इसमें आपको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 11,71,000 रुपए मिलेंगे। तो इस योजना का नाम आप याद रखना अग्निपथ योजना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते थे मैंने आपको बता दिया। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी बेंगलुरु में एक रेलवे टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जहां आपको एयरपोर्ट के जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी यानी कि एयर कंडीशनर रेलवे स्टेशन है। कहां पर तैयार किया गया? बेंगलुरु में, और इसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। और इसे बनाने में कितना खर्चा हुआ? 314 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अच्छा, अभी आपको याद होगा हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को भी लॉन्च किया था, वायु संबंधी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अभी विंग्स इंडिया 2022 के बारे में आपने सुना होगा। ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कहां पे हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। और अगर आपसे पूछे ना सौर ईंधन इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो ये सब बातें याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी जून 2022 में किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने कोच्चि में एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। ऑन्कोलॉजी माइंड में आया कुछ? कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। बताओ मुझे, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना कि किस राज्य सरकार ने अभी कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू किया था? ये प्रश्न का उत्तर आप ही दोगे, होमवर्क प्रश्न है आपका। बाकी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम कब मनाते हैं? तो 7। कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई थी जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। इसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। याद रखना, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क तिरुवनंतपुरम में बना है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। आपने कहा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से तो एक अच्छा प्रश्न ये बन जाएगा कि अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी इसको किसने जीता? केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। इसका संबंध फुटबॉल से है, ये भी याद रख लो। और अभी जो पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे तिरुवनंतपुरम में, उसका शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है। नीरज नाम का खरगोश है। अच्छा बताओ, केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना था? पेरमकुलम विलेज। और केरल का कोचीन शिपयार्ड ये हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। अच्छा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिस्ट कौन बने? केरल के संतोष जॉर्ज। चलो बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम कहाँ की है? तो केरल की है। अभी केरल ने ही एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। यहां से बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आंसर होगा रशिया। तो ये मई 2022 का है ये डेटा। जो रशिया है ये सऊदी अरब को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल ये रशिया से तेल खरीदा था। मतलब आप कह सकते हो अपने सभी तेल आयात का 16% से अधिक है ये। और आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अभी चाइना को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना था? अमेरिका। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अभी भारत ने, आपको याद होगा, एक देश को गेहूं भेजे थे, लेकिन उस देश ने रुबेला वायरस बता करके उस गेहूं को लेने से मना कर दिया। वो देश कौन सा है बताओ? हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास किसने रच दिया? तो आंसर होगा हिमांशु जैन ने।
तो हिमांशु जैन, इन्होंने क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में किया गया। बाकी आप जानते हो अभी आयरन मैन नाम से एक ट्रायथलॉन होती है, उसको पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी कौन बन गए? श्रेयस होसुर। और हरिनी लोगन का नाम आपको याद है, ये भारतीय अमेरिकी हैं और 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को इन्होंने जीत लिया। और अन्ना कबाले दुबा केन्या की नर्स हैं जिन्होंने अभी दुनिया की बेस्ट नर्स का खिताब जीता है। तो नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? ऐश्वर्या बाबू ने। अच्छा, ये कर्नाटक की हैं ऐश्वर्या बाबू, जिन्होंने अभी चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14.14 मीटर दूरी की छलांग लगाई। अच्छा, तस्नीम मीर का नाम आपने सुना है, ये गुजरात की हैं और अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। पूजा जातियान भी नाम सुना होगा, ये हरियाणा की हैं। अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ये नाम भी अभी न्यूज़ में थे, याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आधार आधारित सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत दिए गए लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त हो। यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब हो गया फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 121वें स्थान पे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।